अरशद मदनी साहब जो हैं वो तो कहते हैं हम बाबरी मस्जिद का केस जीत गए हैं। वैसे ही वक्फ का केस तो वो जीत ही चुके हैं। ये वादे कर रहे थे, हमारी तो कोई सुनता नहीं है। हम तो उलमाए सू नहीं हैं। आजकल तो उलमाए सू की पब्लिक सुन रही है ज़्यादा। 50 लाख ये बस आप ईमेल भेज दो, वक्फ बिल रुक जाएगा। बस QR कोड करा दो और उसके बाद ये बिल रुक जाएगा। और रुक गया बिल, नहीं रुका, नहीं हुआ कुछ भी। तो इस बात में भी मेरी बात सच निकली कि इससे कुछ नहीं होगा, ये आपको धोखा दे रहे हैं RSS और BJP के कहने से। लेकिन ये नाचीज़ उसी वक्त बोल रहा था ये धोखाधड़ी का काम है, ये पैसे चुराने का काम है, ये RSS और BJP के कहने पे। ये यहाँ पे जमीयत उलमा हिंद का ऑफिस देख लो आप, क्या शानदार ऑफिस है। मस्जिद भी एनक्रोच कर ली, नमाज पढ़ने की जगह पे भी अपना ऑफिस बना के वहाँ पे अपनी अय्याशियों का सामान कर रखा है। नॉन मुस्लिम कोई नहीं आ सकेगा। मैंने 16 निकाती पॉइंट बना रखे हैं। ये इसी तरह का जो कानून है वो हम सारी माइनॉरिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ की जो कानून है उनका बनवाएंगे, सब माइनॉरिटीज़ का, सिर्फ मुसलमानों का नहीं आएगा। मजलूमों को एक करने का काम हम करेंगे और मजलूम सारे मिलके एक लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे, जब ही जीतेंगे, वरना नहीं जीतेंगे। ये लोग सब खा जाएंगे। तो हमें इनको हराने का तरीका आता है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत सच्चाई है और हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम बेईमानी नहीं कर रहे हैं। ढूंढिए अच्छे लोगों को और उनको अपना रहनुमा बनाइए। इन उलेमाए सू को हटाएं, इन अपने पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स को हटाएं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर जो JPC बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है माइनॉरिटी मिनिस्टर को और उम्मीद की जा रही है कि इसी बजट में ये जो है इसका बिल पास कराया जाएगा। जो आज से शुरू हुआ है इजलास का, जो आज से शुरू हुआ है पार्लियामेंट का इजलास, उसमें इसको पास किया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मुसलमानों में ज़बरदस्त बेचैनी है। जिस तरह से जो मुसलमानों की डिमांड थी या मुस्लिम तंजीमों ने जो अपना रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर किया था, उनकी एक बात नहीं सुनी गई है। अब चाहे वो जमीयत उलमा हिंद की बात करें या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, इनके ज़रिए ये कहा जा रहा है कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जब जब कोई भी बिल आता है तो इस तरह का बयान दिया जाता है, लेकिन बर्दाश्त किस शेप में नहीं किया जाएगा, कैसे आप उसका रिएक्शन करेंगे, क्या आप सड़कों पर उतरेंगे, क्या आप अभी तक किसी चीज़ का जो विरोध नहीं कर रहे हैं, इस मामले को लेकर आप लोगों को कॉल करेंगे कि इसी इजलास के दौरान दिल्ली में लाखों की संख्या में लोग पहुँचें। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसको लेकर मुसलमानों में ज़बरदस्त बेचैनी है, चाहे वो उत्तराखंड में UCC लागू करने का मामला हो या फिर वक्फ का मामला हो, क्योंकि इस एक्ट के आने के बाद पूरी तरह से सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगी और जिस तरह से चाहेगी सरकार उसका इस्तेमाल करेगी। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब। जिस तरह से बदलाव की बात कही जा रही थी, बड़े बड़े इजलास हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए, तमाम जगहों पर किए गए, करोड़ों रुपए उसमें खर्च किया गया, एक मुहिम चलाई गई मेल भेजने की, 3.5-4 करोड़ लोगों ने मेल भेजा, लेकिन उसके बावजूद एक बात नहीं सुनी। कहा जा रहा था कि जगदम्बिका पाल सेकुलर हैं, कांग्रेस से आए हैं, कहीं ना कहीं मुसलमानों की कोई ना कोई बात तो सुनेंगे। 44 की 44 जो सिफारिशात हैं वो मुंह पर फेंक कर मार दी गई। लेकिन हम बाबरी मस्जिद का तो केस जीत चुके हैं, नहीं जीते हम लोग। अरशद मदनी साहब जो हैं वो तो कहते हैं हम बाबरी मस्जिद का केस जीत गए हैं। वैसे ही वक्फ का केस तो वो जीत ही चुके हैं। ये वादे कर रहे थे, हमारी तो कोई सुनता नहीं है। हम तो उलमाए सू नहीं हैं। आजकल तो उलमाए सू की पब्लिक सुन रही है ज़्यादा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बेदार भी हो रही है। तो अब जो ये हमारे उलमाए सू हैं, हमने इन्हें देखा, यहाँ दिल्ली में भी ये बड़ी रैली हुई थी यहाँ पे, और क्या बिल्कुल प्रोफेशनली, जैसे मोदी जी एकदम कैमरे वैमरे फिट कराते हैं ना, वो मुझे लग रहा है RSS के लोग ही इनका ये PR का काम और इनका ये ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है उसी तर्ज पे वैसा ही हुआ, बढ़िया गेटअप वाला। और पीछे का जो एक व्यू आता है वो पूरा ज़बरदस्त मामला हुआ। और उस पर मैंने खुद अपनी कानों से सुना कि हमारी कोई ये चंद्रबाबू नायडू साहब के भी कोई करीबी व्यक्ति थे, उन्होंने गारंटी ली थी खड़े होकर, हमारी चंद्रबाबू नायडू जी से बात हो गई है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। ये कब था? उससे पहले मैंने ये भी सुना था कि आप 50 लाख, जो एग्जैक्ट फिगर ये लोग बता रहे थे, 50 लाख ये बस आप ईमेल भेज दो, वक्फ बिल रुक जाएगा। और यहाँ से लेके एक और उलमाए सू जो हैं वो मलेशिया में बैठे हैं, वो
50 लाख का उन्होंने भी गारंटी दी, 50 लाख की हमारे यहाँ जितने भी उलमाए सू हैं उन्होंने दी कि आप बस QR कोड करा दो और उसके बाद ये बिल रुक जाएगा। और रुक गया बिल? नहीं रुका, नहीं रुका। मैं तो हैरान हो गया, ओ हो ये क्या हो गया। लेकिन ये ना चीज़ उसी वक्त बोल रहा था ये धोखाधड़ी का काम है, ये पैसे चुराने का काम है, ये RSS और BJP के कहने पे एक जो वो उलमाए सू जाकिर नायक साहब बैठे मलेशिया में, उसके फ़ौरन बाद वो जाते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान में बनते हैं स्टेट गेस्ट। और यहाँ जो उनके काउंटर पार्ट बैठे थे, एक दुबे साहब हैं, निशिकांत दुबे, वो BJP के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उन्होंने क्या ज़बरदस्त कहा कि ये देखो आतंकवादी वहाँ से निकल के वहाँ पहुँच गया। उन्होंने भी गारंटी दी थी, उनकी तो बात सब मानते हैं। 50 लाख से तो ज़्यादा 3-3.5 करोड़ बता रहे हैं, ये नहीं हुआ कुछ भी। तो इस बात में भी मेरी बात सच निकली कि इससे कुछ नहीं होगा, ये आपको धोखा दे रहे हैं RSS और BJP के कहने से। ये तो बड़ी बुरी बात हो गई। चलिए, मैंने 16 पॉइंट्स लिख के तब से अनाउंस किया हुआ है, मेरे ट्विटर हैंडल पे भी हैं। ये 16 पॉइंट्स हैं, उसको आप पढ़ लें। ये हमारा जो हमने प्लान बनाया है, प्लान ए तो अभी भी यही है। मुझे लगता है कि जो हमारे उलमाए सू जो हैं उन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे, ज़िंदगी में पहली बार अपने वादे पे खरा उतरेंगे। वो किसी भी हद तक जाके बिल को रुकवा लेंगे। अगर रुकवा लिया तो हम अल्लाह का भी शुक्र अदा करेंगे और इन उलमाए सूओं का भी जितने भी हैं सबका शुक्रिया अदा करेंगे। तो मुबारक जाएगा ना उनका? नहीं, हटेगा नहीं, हट नहीं सकता वो। हटने के लिए तो अब एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। एक बार के लिए हट जाएगा, लेकिन अभी देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कप एंड द लिप। ये झूठ तो बोल रहे हैं सब, अभी भी झूठ बोल रहे हैं, बेकार है। इनको पता है ये साजिश का हिस्सा है। और क्यों साजिश का हिस्सा? 12 तारीख को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली में मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की, जब तक इजलास भी आधे से ज़्यादा। मैं सलाम करता हूँ मुस्लिम आवाम को, अभी भी जो गरीब आवाम है। मुझे नहीं लगता किसी भी गरीब आवाम के पास वफ़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका फ़ायदा पहुँच रहा है। पहुँच तो इन्हीं के पास रहा है ना सब। अवैसी साहब हों, हज़ारों लाखों करोड़ रुपए, 70% इन्हीं लोगों का कब्जा है, 70 से ज़्यादा ही परसेंट, या इनके चेले जो होते हैं उनका सब। तो ये यहाँ पे जमीयत उलमा हिंद का ऑफिस देख लो आप, क्या शानदार ऑफिस है। मस्जिद भी एनक्रोच कर ली, नमाज़ पढ़ने की जगह पे भी अपना ऑफिस बना के वहाँ पे अपनी अय्याशियों का सामान कर रखा है। ये जाके देखो ना आप, जाके यहाँ पे मस्जिद के अंदर। तो इन्जॉय तो ये कर रहे हैं, वफ़ की प्रॉपर्टीज़ जो अल्लाह का माल है, जो गरीबों और बेवाओं का माल है, उसको इन्जॉय तो ये कर रहे हैं। अब उसके बाद अभी मैंने एक सोशल मीडिया पे वो देखी, किसी जर्नलिस्ट ने किया, और वो जर्नलिस्ट तो वैसे RSS की तरफ वाला जर्नलिस्ट था। वो तो ये कह रहा था कि देखो ये तो सब सेट हैं हमसे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये हमारे हाथ में सारी, RSS के हाथ में वफ़ की सारी प्रॉपर्टीज़ आने वाली हैं। इस अंदाज में उसने वो रिपोर्टिंग की है। लेकिन उसमें ओवैसी साहब, हमारे दूसरे, आप लोग देख ही लें खुद, वो नेट पे आराम से मिल जाएगी, क्या ठहाके लगा रहे हैं जैसे बचपन के बिछड़े हुए दोस्त, या जो पिकनिक्स पे जाते हैं ना दोस्त साथ में। मैं ये नहीं कह रहा कि बैठ के बात नहीं कर सकते, अब जब आप मेंबर हो तो बात करो, लेकिन जो केमिस्ट्री आपस में बन रही है वो साफ नज़र आता है कि ये बिल्कुल एक ही फैमिली के मेंबर्स बैठे हैं सारे चारों तरफ। और सस्पेंड, एक दिन के लिए सस्पेंड होके तो ये तो शहीद हो गए सब। इनको तो अब शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए, सस्पेंड हो गए हम एक दिन। नहीं तो अब तो जागना चाहिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 70% से ज़्यादा कब्जा है मौलवियों का, उलमा इकराम का, तो अब तो जागना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। ये किसने बोला आपको चली जाएगी? सिर्फ जो देखिए, अब ये मस्जिद छूट जाएगी जिसमें ऑफिस है इनका, और इसी तरीके से जितने भी उलमाए सू हैं, या जो उलमाए सू नहीं है लेकिन बेईमान उससे भी बड़े हैं, या उनके बराबर टक्कर के बेईमान हैं, उन सब की तो जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो छोड़ देंगे ना फर्स्ट राउंड में। पहले तो ये जो लाखों एकड़ ज़मीनें जो हमारे तो बुजुर्ग, बचती कितनी है? 30% से भी कम बचेगी? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ 30% के लिए बिल ला रही है सरकार, ऐसा तो नहीं है। नहीं, आप समझ नहीं रहे, आप समझिए बात को। 70% इनका कब्जा नहीं है, जो प्राइम प्रॉपर्टीज़ है ना उनका कब्जा है। अभी तक जो आप सच्चर कमेटी को सच्ची रिपोर्ट मान रहे हैं, नहीं है सच्ची रिपोर्ट। किसी ने आज तक रिसर्च ही नहीं है कितनी प्रॉपर्टी है। 6 लाख एकड़ बता रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा। अगर इसकी ठीक से रिसर्च की जाएगी, एक तो नरेटिव में ही हमें ऐसा फंसा देते हैं ना RSS के
कि ये तीसरे नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफेंस और रेलवे की। भाई पहले नंबर की, 5वें नंबर की या 1000वें नंबर की प्रॉपर्टी इशू नहीं है ना। इशू ये है कि ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने या मुसलमान ने, किसी भी मुस्लिम ने अपनी ज़ाती जायदाद अल्लाह के नाम में की है। अब वो 100वें नंबर पे हो उसका आए या पहले नंबर पे आए या तीसरे पे आए, वो तो इशू ही नहीं है ना। तो पहले और तीसरे नंबर पे वो आ गया इशू पहले। दूसरा, इन लोगों को आज तक जो इन्होंने लुटाया है, अगर उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो ये तो वैसे ही लुट जाएंगे। और ये आप हमारे लोगों को, उलेमाओं को क्या समझते हैं जो सू हैं, इनकी डिमांड क्या होती थी? पूरे मुसलमानों को मरवा दो, पहले कुछ करा दो, लेकिन एक पेट्रोल पंप देखना मंत्री जी, पेट्रोल पंप देखो। तो पेट्रोल पंप तो बहुत बड़ी बात होती है, आजकल तो उससे भी ज़्यादा घट गया इनका। ये तो बस एक फ़ोटो खिंचवा के चाय पी के भी बहुत खुश हो जाते हैं, रेट डाउन हो गया। हाँ, बाकी फिर जो मुसलमान हैं रेट डाउन नहीं हो गए, बाकी फिर वो फ़ोटो दिखा के, मैं अमित शाह के पास गया था, अमित शाह जी के पास, देख तेरे जो दुकान में जो है 2 फुट बाहर आ गया, कल भेज दूंगा पैसे दे। ये तो एक्सटॉर्शनिस्ट हैं सारे। मैं तो एक एग्जांपल देकर मोटा मोटा बता रहा हूँ। सारे लोगों के साथ ये करते हैं। किसी को ये झूठ बोलते हैं, हाँ तेरे बिजनेस में हमारे से कह के, हम तो बात तुम्हारे लोग बिजनेसमैन को क्या बोलते हैं, हम तो इनके संबंध में इसलिए कि तुम्हारी कुछ मदद कर सकें तुम्हारे बिजनेस में। तो मक्कार जो हो जाए उसके पास तो तरह तरह के बहाने होते हैं। तो जो मैं अब मौजू पे वापस आ जाता हूँ, अगर तो ये सफल हो गए तो मैं भी इनकी तारीफ़ करूँगा। वक्फ बिल इन्होंने रुकवा लिया तो मैं भी इनकी तारीफ़ करूँगा। मैं तो बेईमान आदमी नहीं हूँ, कोई अच्छा होगा तो काम उसकी। अगर ये नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर ये नहीं रोक पाए तो प्लान बी फिर हम करेंगे ना। और उस प्लान बी के तहत हमारा प्लान बी सुन लीजिए। प्लान बी ये है कि अगर ये, देखिए अमित शाह जी इनको ये भी कह सकते हैं कि आप प्रोटेस्ट करो, हम लाठीचार्ज कराएं और दुश्मनी और बढ़ाएं। हमारा प्लान बी जो ये है, हमने 5 निकाती प्रोग्राम सोच रखा है, जिसमें वक्फ के जैसा जो कानून है, और वो 16 पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं जो वक्फ के कानून को अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। जिसमें हमने वक्फ की ज़मीन कोई चुराएगा तो उसको उम्र कैद की सज़ा होगी। वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम एक इंटरैक्टिव मैप के ज़रिए वेबसाइट पे चढ़ेगा। हर प्रॉपर्टी कोई भी इंसान जाके देख सकता है उस पर आज की तारीख में अभी क्या हो रहा है, मतलब लाइव लोकेशन आएगी उस पर ये। और फिर वक्फ के जो मेंबर्स बनेंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन से बनेंगे, जैसे SGPC का होता है वैसा। और उसके अलावा जो नॉन मुस्लिम कोई नहीं आ सकेगा। मैंने 16 निकाती पॉइंट बना रखे हैं। ये इसी तरह का जो कानून है वो हम सारी माइनॉरिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ की जो कानून है उनका बनवाएंगे, सब माइनॉरिटीज़ का, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। वक्फ मुसलमानों का हो गया, SGPC का एक अलग कानून हो गया, जो क्रिश्चियन एंडाउमेंट एक्ट है उसका अलग, बुद्धिस्ट कम्युनिटी का अलग, जिनके पास हमसे भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। बुद्धिस्ट कम्युनिटी के पास आज भी मुसलमानों से भी ज़्यादा, अगर नंबर 1 किसी का आएगा प्रॉपर्टीज़ में तो वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी का आएगा देश में। सब मंदिर बने हुए, अब बने हुए तो हम हैं ना खाली कराने के लिए। इंसाफ और संविधान का झंडा बुलंद करने के लिए अम्बेडकरवादी जिंदा है ना अभी। पर मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ, ना डिफेंस है ना रेलवे है। नंबर 1 बुद्धिस्ट कम्युनिटी के पास देश की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, उसके बाद मुसलमानों का नंबर आता है। ये मेरी एनालिसिस है। तो अब मैं जो आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमारा प्लान है। उसके बाद जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है उनके सब प्लान का है, जो बजट में हिस्सा होता है ना उनका हर साल होता है, तो उसका, और बैकलॉग जो है नौकरियां, ये और करप्शन हटाने का, ये 5 निकाती प्रोग्राम है। उसमें हम सारी माइनॉरिटीज़ एक जैसे कानून के लिए, जो वक्फ के हमने 16 पॉइंट बनाए। दूसरा जो रिजर्वेशन है वो 100% रिजर्वेशन, हर एक कम्युनिटी को बराबर का हिस्सेदारी हर चीज़ में, ज़मीन से लेके और आसमान की ऊंचाइयों तक, हर संपदा में सबकी बराबर की हिस्सेदारी, सब प्राइवेट में, सब गवर्नमेंट जॉब्स में, सब चीज़ में। ये तीसरा मैंने आपको बता ही दिया, जो उनका SC/ST सब प्लान का है। और उसके अलावा करप्शन, ये 3-4 पॉइंट्स लेके हम जॉइंट प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। उसमें अगर ये लोग फेल हो जाएं तो हमारा जनता से आह्वान है उसमें हमारा साथ दें। वो जो आंदोलन होगा वही वक्फ भी बचाएगा, वही शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भी राइट्स बचाएगा, वही बाकी माइनॉरिटीज़ के भी राइट्स बचाएगा। मजलूमों को एक करने का काम हम करेंगे और मजलूम सारे मिलके एक लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे, जब ही जीतेंगे, वरना नहीं जीतेंगे। ये लोग सब खा जाएंगे
इनसे भी छीन लेंगे। अवैसी साहब आज बहुत बिल तो बजट सेशन में आ रहा है, फिर कब करेंगे आप? बिल तो बहुत आते जाते रहते हैं, हमें कानून पता है ना, हमें संविधान और कानून की जानकारी है, और हमें ड्रामा थोड़ी करना है। कर लो पास, हम आंदोलन करेंगे। अभी किसान बिल नहीं आया था, आपने देखा नहीं था, कहाँ गया किसान बिल? सीए एनआरसी का तो ले आए थे ना ये तो उसमें भी अब कोरोना आ गया, वरना साजिश तो यही थी ना। अमित शाह जी बड़े खुश थे जब मुसलमान हो रहा था उसमें। जैसे ही हम लोगों ने शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को समझाया और वो साथ आए हमारे, तभी तो ये दिल्ली दंगों के हमले कपिल मिश्रा जी से कराए हैं। यही तो हमारा इल्ज़ाम है इनके ऊपर। तो हमें इनको हराने का तरीका आता है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत सच्चाई है और हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम बेईमानी नहीं कर रहे हैं। मैं वफ़ के ख़िलाफ़ एक भी केस भी नहीं लेता हूँ आज। मैं वफ़ को छुड़ाने के लिए इस देश में अगर सबसे ज़्यादा वफ़ की प्रॉपर्टीज़ किसी ने छुड़ाई होंगी और उसके बाद वहाँ पे इतना भी ज़र्रा बराबर भी कभी इंटरेस्ट नहीं रखा, ज़्यादातर जगहों पे तो पलट के भी नहीं जाता मैं। तो मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत है इस वक्त, और मेरे जैसे, मैं अकेला नहीं हूँ, मुझसे भी ज़्यादा बहादुर, मुझसे भी ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं, लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। ढूंढिए अच्छे लोगों को और उनको अपना रहनुमा बनाइए। इन उलेमाए सू को हटाएं, इन अपने पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स को हटाएं।